पावर जो है फंक्शन करेंगे। आप दूसरा में है कि एनी इन्फीरियर कोर्ट सो इन्वेस्टेड सेल विद इन दी लोकल लिमिट्स ऑफ इट्स जुडिक्शन। आपका जुडिक्शन भी नहीं बदलता। अगर आप मुंसिफ हैं, एक सब डिवीजन में आपका जुडिक्शन है, सब जज है, कहाँ जुडिक्शन है आपका, उस जुडिक्शन के हिसाब से आप काम करेंगे। तो इसीलिए सब क्लॉज 2 में लिख दिया गया एनी इन्फीरियर कोर्ट सो इन्वेस्टेड सेल विद इन दी लोकल लिमिट्स ऑफ इट्स जुडिक्शन हैव कंकरेंट जुडिक्शन विद द डिस्ट्रिक्ट जज in the exercise of all the powers conferred by this part। पार्ट पर ध्यान दीजिएगा, ऊपर में सब क्लॉज 1 में भी पार्ट आया है, सब क्लॉज 2 में भी पार्ट अपॉन द डिस्ट्रिक्ट जज, यानी कि डिस्ट्रिक्ट जज को इस पार्ट में जो भी पावर है सेम पावर आपको कन्फर किया जाता है। तो आपको पावर कन्फर किया जाता है, आपको उसका पोस्ट नहीं कन्फर किया जाता कि आप डिस्ट्रिक्ट जज बन जाएगा। और डिस्ट्रिक्ट डेलीगेट इस चैप्टर में नहीं है, कन्फ्यूजन निकाल दीजिए। डिस्ट्रिक्ट डेलीगेट अभी हम बताएंगे, डिस्ट्रिक्ट डेलीगेट आएगा जब आपका प्रोवेट एंड लेटर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के चैप्टर में जाएंगे, तो वहाँ पर डिस्ट्रिक्ट डेलीगेट किसको कहते हैं। और यही पर गलती है, अभी हम यहाँ पर बताते हैं कि डिस्ट्रिक्ट डेलीगेट के लिए हाई कोर्ट नोटिफाई करता है, सक्सेशन के लिए स्टेट गवर्नमेंट नोटिफाई करती है। तो हाई कोर्ट ने आज तक नोटिफाइड ही नहीं किया, डिस्ट्रिक्ट डेलीगेट भी गलत हो रहा है, ये गलत हो रहा है। इसको भी मैंने हाईलाइट किया है, कहीं कहीं रुक गया है, जो लोग समझे हैं। कुछ लोग रिसेंटली डिस्ट्रिक्ट जज हुए हैं, 3-4 डिस्ट्रिक्ट जज हमको फ़ोन किए हैं जिनके सामने ये गया मैटर, और उसी हिसाब से वो लोग काम कर रहे हैं। हमको बात हुई थी, हमने कहा था कि ये प्रॉपर सिचुएशन है। And the provisions of this part relating to the district judge shall apply to such an inferior court as if it were a district judge। और क्या चाहिए, जो हम बता रहे हैं वो लिखा हुआ, हम कोई ऐसे नहीं बता रहे। किताब पढ़ के एक एक सेक्शन को पढ़ करके बताने में तो बहुत समय लगेगा ना। हालांकि 3 क्लास इसलिए रखा गया था, कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट्स को हम कवर कर रहे हैं और आप लोग उसको समझ जाएं। एक्सटेम्पोर लेक्चर देना मेरा काम नहीं है, हमारा काम है जो हम कहना चाहते हैं वो आप तक पहुंच जाए, या आप जो पूछना चाहते हैं वो हम आपको समझा सकें। इस पर्पस से आज ये क्लास ऑर्गेनाइज हुआ है। स्पेशली कई बार क्लास लेने के बाद भी, कई लेक्चर आने के बाद भी कुछ न कुछ कन्फ्यूजन कहीं न कहीं है, और ख़ास करके वैसे अफसर जो अभी रिसेंटली प्रमोट हो करके और एज एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज काम कर रहे हैं और उनको पहले से एक्सपोजर नहीं है काम करने का, उनको डिफ़िकल्टी होगी, ये भी समझा जाता है और हम लोग इसको अप्रिशिएट करते हैं। तो ये आप क्लियर हो गया। एनी डाउट एनी ऑफिसर? अभी 388 से आपका कोई मतलब नहीं है, आप एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज हैं, अगर आपके यहाँ गया तो यू आर ऑथराइज, आप उसको कर सकते हैं। कहीं कहीं पड़ा हुआ है, कहीं ट्रांसफ़र भी हो रहा है, सब जगह हो रहा है, जब जैसा तब तैसा चल रहा है, पूरे स्टेट का करीब करीब हमको खबर रहता है। तो जहाँ पर आप एज एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज काम कर रहे हैं, अगर सक्सेशन सर्टिफिकेट का केस आपके यहाँ ट्रांसफ़र होकर चला गया तो आप कम्पिटेंट हैं, क्योंकि यू आर ए डिस्ट्रिक्ट जज फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पस बाय वर्च्यू ऑफ योर ऑफिस। सिर्फ मुंसिफ और सब जज के यहाँ जाने के पहले ये देखना होगा कि नोटिफिकेशन है कि नहीं। तो आज के तारीख में लेटेस्ट पोजीशन है कि ऑल सबऑर्डिनेट जजेज आर competent to decide cases under the act for grant of succession certificate, whether contested or not contested is immaterial। फिर वहाँ कन्फ्यूजन होता है, सब जज लोग कहते हैं कि सर कंटेस्टेड रहेगा तो लौटा देंगे, नहीं, सक्सेशन सर्टिफिकेट में कंटेस्टेड अनकंटेस्टेड इज इमैटेरियल। इसके लिए इस चैप्टर में पूरा सेक्शन बना हुआ है कैसे कैसे क्या करेंगे। तो चूंकि आपका भी इससे मतलब नहीं, इस पर हम डिटेल नहीं बताएंगे, लेकिन यहाँ पर इतना जान लीजिए कि सक्सेशन सर्टिफिकेट केस में अगर कंटेस्ट होता है तो उसी ऑफिसर को डिसाइड करना है, उसको डिस्ट्रिक्ट जज क्या भेजना नहीं है। ये सिचुएशन कब आवेगा, जब प्रोवेट और लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन का केस डिस्ट्रिक्ट डेलीगेट के यहाँ चला जाएगा। ठीक है, बता रहे हैं अभी वो सब क्वेश्चन अब लिख लिए हैं, सब बता देंगे। अभी बेसिक्स, अब तो मेरिट पर आ गए ना। अभी तो अभी जो बिल्डिंग जो देख रहे हैं वो बिल्डिंग के गेट पर ही हम लोग वॉच कर रहे हैं कि मेन गेट किधर है, अब बैक डोर किधर है, विंडो किधर है।
और बिल्डिंग का शक्ल कैसा है, 1 तल्ला है, 2 तल्ला है, 3 तल्ला है, तब उसके अंदर घुसेंगे, तब उसके अंदर कौन कौन लोग रहता है और वो लोग फिर कैसा है, वो सब पर आएंगे, सारा चीज़ आपको पता चल जाएगा। इसलिए घबराइए नहीं। और ऐसा ऐसा विचित्र विचित्र ऑर्डर आप लोग का आता है मेरे पास, हम तो एक्टिव प्रैक्टिस में हैं, तो आप जो ऑर्डर कीजिएगा तो कहीं न कहीं से मेरे पास तो एक केस भी तो आएगा। आप लोग 100 आदमी हैं, 100 ऑफिसर 100 डिस्ट्रिक्ट में है, तो 100 में से 1 केस तो जरूर मेरे पास आएगा हाई कोर्ट में। तो इसलिए हमको वो भी मौका मिल जाता है कि क्या आप लोग लिख रहे हैं देखने का। इसलिए सब क्वेश्चन हमारे दिमाग में है, आप इसलिए क्वेश्चन लिए हैं भी, पूरा आंसर देंगे। आज टाइम भी आपको देंगे ज़्यादा, जितना टाइम चाहिए उतना। आज हम पूरा अपना ऑफिस बंद करके आए, घबराइए नहीं। अब क्वेश्चन ये हो गया कि 388 का क्लियर हो गया आपके दिमाग में, इसको दिमाग से निकाल दीजिए। आप एज ए डिस्ट्रिक्ट जज काम कर रहे हैं। दूसरा, डिस्ट्रिक्ट डेलीगेट का भी क्वेश्चन निकाल दीजिए, क्योंकि आप डिस्ट्रिक्ट डेलीगेट नहीं है। डिस्ट्रिक्ट डेलीगेट होता है सब जज को डेलीगेट किया जाता है, उसका अलग सेक्शन है, परहैप्स 266 होगा मेरे ख्याल से। एक चीज किया जाए, एक तो बड़ा अच्छा होगा, इन लोगों को बढ़िया डिस्ट्रीब्यूट करा देते हैं। टू 265 है, सेक्शन 265 है, जिसमें डिस्ट्रिक्ट डेलीगेट अपॉइंट होता है। देखिए, इसको भी पढ़ देते हैं। अगर आप लोग मोबाइल में निकाल सकते हो तो निकाल लीजिए, तो हम पढ़ देते हैं। पावर टू अपॉइंट डेलीगेट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज टू डील विथ कंटेंशस केसेस। देखिए, डिस्ट्रिक्ट किसका डेलीगेट होता है? डेलीगेट का मतलब है किसी एक व्यक्ति को कोई पावर है जो दूसरे व्यक्ति को देता है, उसको कहते हैं डेलीगेट। आप लोग रोज जानते हैं कि डेलीगेटेड पावर है। तो डिस्ट्रिक्ट जज का ओरिजिनल जुडिक्शन जो है प्रोबेट और लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में, उसको डिस्ट्रिक्ट जज डेलीगेट करता है, वो 265 कहता है। पावर टू अपॉइंट डेलीगेट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज टू डील विथ नॉन कंटेंशस केसेस। The High Court may appoint such judicial officer within any district as it thinks fit to act for the district judge. 388 में यहाँ दोनों में अंतर है। 388 में he will become as good as district judge, all the power and function उसको चला जाता है। यहाँ पर है उसके तरह से एक्ट अपॉन करेगा, दोनों में फर्क है। और ऑथराइज होगा एज डेलीगेट्स टू ग्रांट प्रोबेट और लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इन नॉन कंटेंशस केसेस। तो नॉन कंटेंशस किसको कहते हैं? जिसमें कि कोई कंटेंशन नहीं हो, यानी कि कोई विवाद नहीं हो। हाँ, जिसको आप सिंपल शब्द में कहते हैं कि कंटेस्टेड नहीं है, एक्स पार्टी समझिए, एक्स पार्टी करना है। तो ऐसा इसलिए बना दिया गया कि जूनियर ऑफिसर, मुंसिफ या सब जज, किसी को भी डेलीगेट बना दिया जाएगा और कंटेंशन नहीं है तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ज़्यादा बिजी कोर्ट होता है। एडमिनिस्ट्रेटिव पावर के साथ बहुत तरह का जुडिक्शन है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को, इसलिए वर्कलोड थोड़ा कम होगा और सबऑर्डिनेट कोर्ट या इन्फीरियर कोर्ट में जाएगा तो वो लोग डिसाइड करेंगे। तो ये प्रोग्रेटिव है हाई कोर्ट का। हाई कोर्ट इसमें नोटिफाई करेगा, हाई कोर्ट नोटिफाई करेगा या हाई कोर्ट एम्पावर करेगा हाई कोर्ट को, नहीं, हाई कोर्ट एम्पावर करेगा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट फिर डेलीगेट करेगा। तो दो तरह का इसमें होता है, सिचुएशन है। किसमें? ऐसे वो डेलीगेट होगा, तब वो लिखेगा डिस्ट्रिक्ट डेलीगेट।
जब सब जज हो या मुंसिफ हो वो लिखेगा डिस्ट्रिक्ट, लेकिन एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज कभी डेलीगेट नहीं लिखेगा, हाई कोर्ट करेगा। आज तक हाई कोर्ट ने नोटिफाई नहीं किया, उसी को तो हम खोज रहे हैं, हाई कोर्ट से मांग रहे हैं। हाई कोर्ट ने हमको 388 का नोटिफिकेशन दे दिया, हाई कोर्ट ने, तब ने हाई कोर्ट के ऑर्डर को हमने चैलेंज किया है। राइट टू इंफॉर्मेशन में हमको हाई कोर्ट ने दे दिया नोटिफिकेशन, वो नोटिफिकेशन 388 का दे दिया। हमने मांगा कि 265 का नोटिफिकेशन दीजिए। 388 में स्टेट गवर्नमेंट का है, यहाँ हाई कोर्ट का होगा। अगर हाई कोर्ट का नहीं है तो ये भी बताते हैं, डिस्ट्रिक्ट जज खुद एक पर्टिकुलर अपने डिस्ट्रिक्ट में किसी ऑफिसर को डेलीगेट अपॉइंट कर सकते हैं। ये कहीं पर लेटर होना चाहिए अगर वो सिर्फ अनकंटेस्टेड केसेज में, लेकिन वो फाइल नहीं होगा, वहां फाइल नहीं होगा। फाइल होगा डिस्ट्रिक्ट जज के यहाँ, सारा प्रोसीजर वहाँ होगा, एडमिट हो जाएगा। एडमिट होने के बाद अगर ये पता चलेगा कि इसमें कोई कंटेंशन नहीं है, यानी कि डिस्प्यूट नहीं है, तो उसको ट्रांसफ़र कर देंगे। अगर अपॉइंटेड डिस्ट्रिक्ट डेलीगेट है तो इसी में नीचे में लिखा हुआ है, प्रोवाइडेड दैट इन केस ऑफ हाई कोर्ट्स नॉट एस्टेब्लिश्ड बाय रॉयल चार्टर सच अपॉइंटमेंट शैल नॉट बी विदाउट द प्रीवियस सेक्शन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। एक और रीगर लगा हुआ है, पटना हाई कोर्ट को अधिकार है लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट को नहीं है। दिल्ली हाई कोर्ट को गवर्नमेंट से सैंक्शन लेना पड़ेगा। सब क्लॉज 2 कहता है, पर्सन सो अपॉइंटेड शैल बी कॉल्ड डिस्ट्रिक्ट डेलीगेट। पर्सन सो अपॉइंटमेंट, अनलेस यू आर अपॉइंटेड यू कैन नॉट कॉल डिस्ट्रिक्ट डेलीगेट। तो फॉरगेट यू, एटलीस्ट यू एज ए एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज must forget district delegate, but for legal conception knowledge I am just pointing out that you are not a district delegate, not you are supposed to act as a district delegate, nor you are functioning as a officer on behalf of the district judge for granting succession certificate. So 3 distinct jurisdictions are there. District delegate is supposed to function as a delegate of the district judge while disposing of non-contested matters for grant of probate and letter of administration. And his designation will be always as a district delegate. Once he will write as a district delegate, it is not necessary to write as a munsif or sub-judge. District delegate is sufficient. It means he is an officer who has been delegated with the power of district judge under the provisions of 265 of the Indian Succession Act. Am I clear? यहाँ कोई डाउट नहीं है। तो 265 को अभी आपकी आवश्यकता नहीं, उसी चैप्टर में है जिसमें आपकी आवश्यकता है 265। इसी के बाद 266 है, उसके बाद आगे 276 इसी में आएगा। तो आपके जानकारी के लिए बता दिए कि लोग कंफ्यूज कर जाते हैं डिस्ट्रिक्ट जज, डिस्ट्रिक्ट डेलीगेट और फिर सक्सेशन सर्टिफिकेट में आकर का बहुत सवाल पूछा जाता है। अब बहुत जो लोग तो हमसे संपर्क कर चुके हैं, या तो टेलीफोन से बात कर चुके हैं या क्लास में अटेंटिवली अटेंड कर चुके हैं, तो उनको तो कन्फ्यूजन दूर हो गया। और कुछ लोग हैं जो भुला भी गए हैं, जैसे आपके एक त्रिपाठी जी, अब तो शायद रिटायर कर गए, मधुबनी डिस्ट्रिक्ट जज राकेश पति त्रिपाठी जी। हाँ, वो 2-3 बार हमसे पूछे थे, शायद मुंगेर में भी थे तो एक बार पूछे थे, और एक बार और पहले पूछे थे। एक ही मैटर में पूछे थे, हमको याद था कि हम क्लास में आपको बताए थे, जब आप नोटबुक में लिखे हैं कि नहीं। तो उन्होंने कहा कि लिखे होंगे सर, लेकिन नोटबुक नहीं मिला है। तो हम कहा आज आपको हम नहीं बताएंगे, घर पर पर्सनल फ़ोन किए थे हम, आप नोटबुक निकालिएगा, कल बात कीजिएगा। तो नोटबुक कल निकाले, कहीं सर एग्जैक्टली जो बोले आप सब लिखा हुआ है इसमें। तो हमको अब तो पूछने की ज़रूरत नहीं है। अब हम कहते हैं आप सवाल पूछिए, अगर किन्हीं को जरूरत होगा तो हम कहेंगे आप वीडियो भी मेरा सुन लीजिए, इस पर जवाब है। टाइम बचेगा, हाँ टाइम बचेगा। इस पर 3-4 लेक्चर होगा या 5 लेक्चर होगा मेरा प्रोबेट लेटर, और जजमेंट भी बहुत सा लिखाए हैं। अभी कुछ दिन पहले इंटायर डिस्ट्रिक्ट जजेस का था क्लास, तो उसमें बहुत डिटेल में बताए हैं। हाँ बता रहे हैं। लीजिए ना, जब माइक।
आवाज नहीं आ रही, आप दीजिए ना, ऑन करके बोलिए। हाँ अब बोलिए, सब लोग सुनेंगे। कोई ऑब्जेक्शन आता है या कंटेस्ट होता है तो उसको फिर भेजा जाता है ये प्रोसीजर सब बता रहे हैं। आप थोड़ा सा वेट कीजिए ना, सब बता रहे थे। सर ये ऑब्जेक्शन कोर्ट मान ले, जरूरी नहीं है ना उनका ऑब्जेक्शन। अभी सब बता रहे हैं, देखिए। अब इसलिए हम सोचे थे पहले कि क्वेश्चन आंसर, लेकिन क्वेश्चन आंसर लास्ट में अब रखेंगे। नहीं, अब सुनिए, अब हम अपने हिसाब से बताना चाहते हैं। क्या आप लोग एग्री करते हैं? हाँ, इनिशियल से आप लोग अभी बताइए कि सभी लोग के पास एक या दो प्रोवेट केस है अभी? सब लोग के पास है। हाँ ठीक है। पॉक्सो अच्छा, पॉक्सो वाले हैं तो थोड़ा भी ध्यान दीजिए तो काम देगा। बहुत बार तो लोग कहते हैं कि हमको अभी क्या जरूरत है, इसमें क्यों बुलाया गया है, खुद बोलते हैं। तो ये तो हम कई बार सवाल भी उठाए एकेडमी से, लेकिन ये लोग पता नहीं कैसे रूटीन बनाते हैं और रोस्टर बनाते हैं। इन लोग भी कंफ्यूज है। क्या पिछला बार ये जो नहीं हम अब सिविल मैटर्स में हम क्लास ले रहे हैं तो 50% जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास लोग थे। अब देख रहे हैं कि वो लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो हमने सवाल पूछा तो बहुत लोग इतना फेमिलियर हमसे हो गए हैं कि अपनापन के ऐसा बात करते हैं। कहीं कि सर हम लोग को तो कुल मजिस्ट्रेट का पावर है, सिविल का तो अभी मिला ही नहीं है, अब पढ़ेंगे भी तो सब भुला जाएंगे, तो क्या पढ़ेंगे सर। तो इसीलिए अब पास्को वाले हैं। इसके पहले भी बैच में पास्को वाले कुछ अफसर थे। नहीं अब बता रहे हैं, इसके पहले कई पास्को वाले अफसर थे। तो कहीं सर हम तो पास्को वाले, हम उनसे पूछे 2-3 सवाल। उसमें आपके विनय शंकर जी भी थे। पास्को का तो क्लास एक लगाए तो ऐसा लगाया कि एक ही अफसर के लिए हमको आना पड़ा, दिन भर रहना पड़ा। अब याद कीजिए, एक ही अफसर के लिए। हम नाम नहीं बताएंगे, बहुत लोग बुरा मान जाते हैं कि आप नाम काहे बता देते हैं। अब ऐसा जजमेंट आप लोग कीजिएगा तो सब जगह ही दिक्कत होगा। 2 अफसर का ऐसा हो चुका है कि ट्रेनिंग प्रोग्राम, एक वो अफसर को तो खैर एक ही दिन का था पास्को वाले का, इसके पहले एक और थे, उनको तो कई सप्ताह का ट्रेनिंग था। खैर आप ध्यान से सुनिए, आपस में बात कम कीजिए और ध्यान से सुनिए। जो भी अभी आप समझ लीजिएगा ना, तो किताब पढ़ने की आवश्यकता नहीं। यही बहुत बड़ी बात है। और वकील लोग, सबसे दिक्कत क्या है कि जज लोग तो हमेशा डिपेंडेंट वकील पर रहते हैं, और वकील जब नहीं जानेगा तो आपको सही समझाएगा नहीं, कंफ्यूज कर देता है। और अगर कोई, आजकल ये भी खराब हो गया है, जो देखिए लीगल एथिक्स और मोरल एथिक्स में बहुत गिरावट आ गई है। दोनों ये सब जो है बहुत ज़्यादा है, उसके बारे में क्या बात करें, आप लोग अनुभव कर। तो जही नहीं जानकार हैं वो अलग बात है, और कुछ लोग जानकार भी है तो मिसगाइड भी कर रहे हैं। किसी तरह से एन केन प्रकार हम ऑर्डर ले ये ट्रेंड जो डेवलप कर गया, ये बहुत खराब है। तो इससे आपका चूंकि और ड्यूटी हेवी हो जाता है, आपका कॉशन और प्रिकॉशन दोनों बढ़ जाता है कि आपको कहीं भी, हम तो कई केसेज कई डिस्ट्रिक्ट का मेरे पास आया है और जुडिशियल ऑफिसर का ही कंप्लेंट आया है और सॉल्यूशन हमने किया है। एकदम कॉन्ट्ररी जजमेंट, पटना हाई कोर्ट का एक जजमेंट सिंगल बेंच का दिखा के सुप्रीम कोर्ट के कॉन्ट्ररी ऑर्डर करवा दिया और फॉल्स मैंने पोजीशन में ऑफिसर को डाल दिया। बहुत सीनियर वकील एक डिस्ट्रिक्ट का, बाद में हमने वो ऑर्डर को रिकॉल करवा दिया। ऑफिसर घबरा गया कि हम रिकॉल कैसे करेंगे, हम तो ये भी कर दिया है, नोटिफाई भी कर दिया जजमेंट, कॉल लिस्ट में भी आ गया, हमकी सब पावर है। फिर उनको पावर बताए, उसके बाद वकील साहब को बुला के चैम्बर में कहे तो वकील साहब बाद में कन्फेस किए। बहुत बूढ़े वकील थे, दुर्भाग्यवश कुछ ही दिन पहले गुजर भी गए। तो वो कहीं कीजिए, क्लाइंट के लिए सब कुछ करना पड़ता है, माफ़ी मांगे चैम्बर में। जब ये स्थिति है तो हाइट ऑफ द थिंग, इसलिए हमको इतना ही जाना है कि हम सही कानून जानते हैं, ये समझना चाहिए, जानने का प्रयास करना चाहिए और कानून के हिसाब से डिस्पोजल करना चाहिए। आपका ही ध्यान,
अगर आप कानून जानते हैं तो सही ढंग से आप जजमेंट कर सकते हैं। वकील को अधिकार है, अधिवक्ता का माने लोग बोलता भी है कि अधिक बकने वाला या अधिकृत वक्ता है, जो मन में आवे बोल देंगे। ये जब कंसेप्ट है दिमाग में कि जो मन में आवे बोल दे, तो कोर्ट को कभी कभी प्रोसीडिंग पर कमांड भी होना चाहिए। इरेलीवेंट टॉक हो रहा है तो उसको रोकिए और रेलिवेंट चीज़ पूछिए। और हर बात में वकील लोग, अभी एक देखिए, अभी पटना सिटी के एक ऑफिसर, लेडी ऑफिसर ने 3 दिन से हमको फ़ोन किया और बार बार बीबीसी एक्ट में क्वेश्चन रेज कर दिया वकील ने, और बहुत बता रही थी कि सीनियर वकील है कि बीबीसी एक्ट अप्लीकेबल नहीं है। फतुहा के नज़दीक कोई देहात के गांव का सूट है और इसी पर रिटेन स्टेटमेंट में दिया 4 साल 5 साल से जुडिक्शन पर चैलेंज किए हुए। हम कि आप अमेंडमेंट देखिए ना, पढ़ लीजिए। कई बार बीबीसी एक्ट में अमेंडमेंट हुआ है। ओरिजिनल एक्ट 47 का है, उसके बाद 10 अमेंडमेंट हुआ, उसका 77 में एक्ट रिप्लेस हो गया, फिर 82 में नया एक्ट बन गया, वो फिर 94 में फिर अमेंडमेंट हुआ। तो 82 से ही एक्ट है कि पूरे बिहार स्टेट में लागू होता है। उसके बावजूद ही पुराना एक्ट का प्रावधान, पुराना वकील कहीं पुराना किताब लेके कह रहा है कि देहात में तो जुडिक्शन है बीबीसी एक्ट, और 3 साल से ही खींच रहा है। अब ऑफिसर नहीं जानेगा तो क्या होगा, कल असल्ट ऑर्डर हो जाएगा। तो जब बार की हालत यही है तो हम क्या कहें। सच्चाई बोलते हैं तो बहुत सच्चाई कड़वा भी होता है, लोगों को खराब भी लगता है, लेकिन खैर उसमें वक्त बर्बाद हो रहा है, इसलिए हम टॉपिक पर आ जाते हैं। आप लोग को अभी बहुत पॉइंट कवर करना है। तो डिस्ट्रिक्ट डेलीगेट का डिफरेंस समझ गए और आप 388 के पावर का समझ गए। आज के तारीख में आपको डिस्ट्रिक्ट डेलीगेट से मतलब नहीं है, आप अब डिस्ट्रिक्ट डेलीगेट नहीं बनिएगा। इसलिए नहीं बनिएगा कि आप तो खुद डिस्ट्रिक्ट जज हो गए, अब डिस्ट्रिक्ट डेलीगेट आप बनिएगा नहीं। आप जब डिस्ट्रिक्ट जज बन जाइएगा तो आप किसी को डेलीगेट बना सकते हैं। और दूसरा 388 में जो नोटिफिकेशन है स्टेट गवर्नमेंट का, अभी हम नोटिफिकेशन किनको चाहिए, सभी को चाहिए। हाँ। नहीं नहीं, जरूरत नहीं है। अच्छा चाहिए था आपको। हाँ हाँ वही, हाँ ठीक है, आप मोबाइल से ले लीजिए, फोटो कॉपी ले लीजिए। हाँ आइए ले लीजिए ना, एक ही आदमी। अब आइए मेन टॉपिक पर। एक ही पढ़ना बस, एक ही पढ़ना। अब आइए डायरेक्ट प्रोवेट और लेटर फाइल डिफरेंस समझ गए। प्रोवेट 276 में फाइल होगा और लेटर फाइल एडमिनिस्ट्रेशन भी 276 में फाइल होगा। अगर अपॉइंटेड या इम्प्लाइडली अपॉइंटेड एक्सक्यूटर होगा तब उसका पिटीशन में जो प्रेयर है प्रोवेट का वो सही है, आप प्रोवेट ग्रांट करेंगे। अगर प्रोवेट का पिटीशन दिया गया है और ये विल देखने से पता चलता है कि वो अपॉइंटेड एक्सक्यूटर नहीं है, तो पिटीशन या तो इनिशियल स्टेज में आप अमेंड कर सकते हैं या अमेंड करवा सकते हैं, ऑर्डर से भी करवा सकते हैं या ओरल डायरेक्शन देके भी करवा सकते हैं। उसमें इसमें 6 रूल 17 नहीं अप्लाई करेगा, फिर आप कंफ्यूज कर रहे हैं। यू आर नॉट ए सिविल कोर्ट, पहला चीज ध्यान रखिए। न 6 रूल 17 अप्लाई करता है, ऑर्डर 22 में जाइए तो और झंझट होगा, मर जाएगा तो सब्स्टिट्यूशन में। अभी तो हम पहुंचे ही नहीं है, अभी तो बर्थे प्लेस में है, अभी डेथ प्लेस में कहाँ गए, और उसी में भटका रहे हैं अभी। आपको तब ई वाला आपको दे देते हैं, एक जजमेंट आपको देते हैं। ये सुनिए, इसको पूरा फोटो कॉपी कराइए, ये ओरिजिनल मेरे पास आ जाना चाहिए। हाँ हाँ, कितने ऑफिसर है? 72 73 कॉपी कराइए, 74 कॉपी कराइए, है ना। और लास्ट में बांटिए, क्लास खत्म होगा तब बांटिएगा। हाँ सुनिए, बता रहे हैं, थोड़ा पेशेंस रखिए रे, हम सब चीज़ कवर कर लेंगे। नहीं होगा तो दूसरा चीज़ छोड़ करके आज दिन भर इसी पर कर लेंगे, लेकिन आज हर सवाल का जवाब होगा। आप फिर ही नहीं कहिएगा कि ज़्यादा खाली है तो नींद आ रही है, या कहिएगा कि थक गए हैं 3 दिन से। 7 बजे 8 बजे रात तक हम क्लास लिए हैं यहाँ पर, आप लोग को मालूम होना चाहिए। आवाज़ भी चलेगा, गर्मी बहुत है, बाहर में ठीक नहीं है जाना, यहीं पर बैठे रहिए। बहुत कड़ा मास्टर है। एक केस में हम संजोग से बहस करने गए थे, कुछ दिन पहले की बात है, लॉकडाउन जैसी खत्म हुआ था। बहुत मुश्किल से एक
हाईकोर्ट जज के किसी का रिलेटिव का केस था, बहुत स्पेशली हाजीपुर गए थे बहस करने के लिए, तो वहाँ पर हम किसी को नहीं बोले थे, हम सीधे कोर्ट में गए। कोर्ट से निकल के हम गाड़ी में नीचे आना चाह रहे थे, तो कई एडीजे लोग जो डायरेक्ट वाले थे, सब लोग हमको जानते हैं, सब बुला लिए कि चैम्बर में कहाँ जाइएगा सर, यहीं पर आ जाइए। तो सब लोग आए, इंक्लूडिंग डिस्ट्रिक्ट जज आए, तो सब लोग आपस में हंसी मजाक कर रहे थे। तो कहें कि सर तो हम लोग का क्लास लिए, तो हम मेरा भी क्लास लिए है। तो डिस्ट्रिक्ट जज साहब कहते हैं कि सर क्लासे नहीं लिए है, क्लास भी लगा दिए है। तो अपना अपना इम्प्रेशन है, इसलिए घबराइए नहीं। अब कहाँ का मिस्टेक होता है? फर्स्ट स्टेज तो समझ गए कि प्रोवेट में अगर आप पाते हैं इनिशियल स्टेज में कि प्रोवेट नहीं होना चाहिए, तब आप डायरेक्शन ओरल दे सकते हैं, ऑर्डर रिटन भी पास कर सकते हैं कि आपका ये अप्लीकेबल नहीं है, आप करिए, या पार्टी भी सुओ मोटो प्रेयर कर सकता है। वो पिटीशन ऑर्डर 6 रूल 17 में नहीं होगा। इसलिए ऑर्डर 6, देखिए सवाल पूछने के पहले आप सोचिए, जवाब मिल जाएगा, आप बिना सोचे सवाल पूछते हैं। ऑर्डर 6 कहाँ अप्लाई करता है? प्लीडिंग्स में। दिस इज ए पिटीशन, देयर इज ए डिफरेंस बिटवीन प्लीडिंग एंड पिटीशन। ऑर्डर 6 में प्लीडिंग डिफाइंड है। प्लीडिंग का माने प्लेंट और रिटन स्टेटमेंट होता है, और प्लीडिंग का क्या इंग्रेडिएंट है सीपीसी में सब लिखा हुआ है। तो ये तो सिंपल पिटीशन है, पिटीशन फॉर, इट इज सिंपल ए पिटीशन। और आपको पहले बता दिए यू आर डिजिग्नेटेड ऑफिसर, नॉट ए सिविल कोर्ट, तो ऑर्डर 6 कहाँ से आएगा? अच्छा, ही ने बताया आपको, शुरू में बताया, ये गलती होता है तो वो स्किप कर गए, इसलिए हम धीरे धीरे अब बताना शुरू करें। पहला चीज तो हुआ कि आप खुद करा सकते हैं। दूसरा, बाई ऑर्डर आप डायरेक्शन देकर करा सकते हैं। तीसरा, किसी भी पिटीशन में कोई डिफेंडेंट या अपोजिट पार्टी नहीं होता है, इसको नोट कर लीजिए। जहां भी कोई बना, बहुत से आजकल देख रहे हैं स्टेट ऑफ बिहार को बना रहे हैं वकील लोग, कई वकीलों को, हाँ स्टेट ऑफ बिहार को पार्टी बना रहे हैं। डिसीज्ड पार्टी नहीं होता, सुन लीजिए, जो बना रहे हैं सो गलत बना रहे हैं। 2 कॉपी हमको देना, हाँ। तो पहला चीज नोट कीजिए कि प्रोवेट पिटीशन हो या एलए पिटीशन हो, किसी में कोई अपोजिट पार्टी या डिफेंडेंट नहीं होता है, न होगा। पहला प्रिंसिपल। अगर कोई बनाया है तो उसको इमीडिएट आप सिसदार को इंस्ट्रक्शन दे दिए, एक बार बुला करके सब में वही रिपोर्ट करके वो कटवा देगा, और नहीं तो आपके सामने जब आएगा एडमिशन के टाइम में मैटर, तो आप उसको कटवा दीजिए। कहाँ से एडमिशन होगा? अच्छा ठीक है, जिला जज के यहाँ से आता है तो आप उसको बाद भी कटवा सकते हैं, समझ लीजिए। रिपोर्ट क्या बता रहे हैं, सबसे पहले पिटीशन को ही आप इनिशियल स्टेज में कीजिए, चाहे बहुत बाद में कंफ्यूजन होता है, कई केस लॉ उस पर आ गया है। उसी तरह के मैटर में झंझट हुआ था हमको जस्टिस मुंगेश्वर साहू जी से, और उन्हीं का जजमेंट है जो अभी आप लोग को देंगे। वो जजमेंट एक्चुअली हमने डिक्टेट किया था, वो बिगड़ गए थे, कहीं आप ही जजमेंट दिखाइए। तो आपको दे रहे हैं, और सुप्रीम कोर्ट तक का फेल्ड हो गया वो ऑर्डर। डिवीजन बेंच का जजमेंट रिपोर्टेड है, सिंगल बेंच का भी शायद रिपोर्टेड है, लेकिन हमको नहीं मिला, लेकिन जजमेंट का कॉपी हम रखे हुए हैं, पिछला क्लास में भी हमने सबको दिया। तो आप पिटीशन अगर समझिए कि ठीक है, करेक्ट हो गया, अपोजिट पार्टी नहीं होगा। दूसरा सवाल है नेम ऑफ द डिसीज। डिसीज जो है नेम इसलिए दिया जाता है, या तो ऊपर में रेफरेंस में रहता है इन दी स्टेट ऑफ सो एंड सो, स्टेट मतलब ESTAT, जो डिसीज टेस्टेटर, जो मर गया टेस्टेटर जिसने विल लिखा, उसका नाम ऊपर में रहेगा, टाइटल इन दी कोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज, उसके बाद प्रोवेट केस नंबर रहेगा, उसके बाद इन दी स्टेट ऑफ डिसीज सो एंड सो। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में इस तरह से रहता है, हाई कोर्ट में लिखने का स्टाइल अलग है, लेकिन उस तरह से आजकल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ही लिखते हैं, इन दी स्टेट ऑफ सो एंड सो, इन दी मैटर ऑफ सो एंड सो, और उसके बाद इन दी स्टेट ऑफ सो एंड सो। तो स्टेट इसलिए रहता है कि ये पिटीशन से पता चले कि हु इज द डिसीज टेस्टेटर, बस इसका मतलब ये। वो पार्टी नहीं है, मरे हुए आदमी को कोई नोटिस नहीं जाएगा, मरा हुआ आदमी पार्टी नहीं होता है। वो रेफरेंस के लिए है कि कौन सा टेस्टेटर है, और वो मरा हुआ है जिसके स्टेट के लिए ये प्रोवेट चाहते हैं। और नीचे में सिर्फ प्रोवेट पिटिशनर का नाम रहेगा, नाम पता पूरा रहेगा, और पिटीशन अंडर सेक्शन 276 रहेगा।
पिटीशन का कंटेंट्स क्या चाहिए, तो 276 सेक्शन देखिएगा, 1 2 3 4 5 6 7, उसमें सब मटेरियल्स लिखा हुआ है कि क्या क्या चीज पिटीशन में होना चाहिए, व्हाट आर दी रिक्वायरमेंट्स विच आर रिक्वायर्ड टू बी मेंशन। वो पढ़ने का चीज़ है, अभी पढ़ाने का नहीं है। उस पिटीशन के हिसाब से देखिएगा, अगर गलती है उसमें नहीं है तो आप सिजदार को कहिएगा डिफेक्ट लगा दीजिए। सिजदार जो रिपोर्ट करेगा उसको 2-3 चीज़ यही सब रिपोर्ट करना पड़ता है, ओरिजिनल विल की कॉपी है कि नहीं, डेथ सर्टिफिकेट है कि नहीं, मरने का तारीख सही दिया हुआ है कि नहीं, डिस्ट्रिक्ट जज का जुडिक्शन है कि नहीं जहां ये फाइल हुआ है कि नहीं, और दूसरे कोर्ट में कहीं फाइल हुआ है कि नहीं, वो स्टेटमेंट है कि नहीं। इस तरह का 3-4-5 स्टेटमेंट है जो प्रोविजन है सेक्शन में 276 और उसके आगे उस चैप्टर में, उस सब के बारे में पिटिशन में लिखा रहता है। प्रॉपरली वेरीफाइड एंड एफिडेविटेड है कि नहीं, जैसा कि प्लीडिंग सीपीसी में रहता है ऑर्डर 5 रूल 19 के हिसाब से, इसमें अलग सेक्शन बनाया हुआ है, उसके हिसाब से वेरिफिकेशन है कि नहीं, ये सब सिजदार का देखने का काम है। तो पार्टी कोई नहीं होता है, डिसीज्ड का स्टेट के बारे में ऊपर में रेफरेंस दिया रहता है, प्रेयर में रहता है कि ग्रांट किया जाए प्रोवेट या लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ये पिटिशन वेरीफाइड है, एफिडेविटेड है तो कंप्लीट है। कोई अपोजिट पार्टी, कोई डिफेंडेंट नहीं है और सूट नहीं है, ना अमेंडमेंट करने का कोई प्रावधान है, ऑर्डर 6 अप्लाई नहीं करता। इतना समझ गए। सिजदार क्या रिपोर्ट करेगा ये भी समझ गए। अब आपके पास अगर एडमिट होके आया उसके बाद भी आप देख रहे हैं कि इसमें कोई गलती है तो आप डायरेक्शन देकर उसको सुधार कर सकते। अब सपोज कर लीजिए कुछ देर के लिए, ऐसा कई केसेज आया है, हमने एक नवादा में के सिंह थे, अभी वो फैमिली जज किशनगंज हो गए, वो मेरा क्लास अटेंड करके गए, संजोग से नेक्स्ट डे ही उनके यहाँ प्रोवेट का मैटर आ गया, वो कभी किए नहीं थे, वो फाइनल आर्गूमेंट पर था और वो जब उसको पढ़े जजमेंट के समय तो उसमें जो विल था अपॉइंटेड एक्सक्यूटर था ही नहीं, इट वाज ए केस विदाउट एनी एक्सक्यूटर, अब प्रोवेट के लिए प्रेयर किया हुआ था। तो उनको चूंकि याद था, क्लास अटेंड किए थे, उन्होंने सवाल किया कि सर अब इसमें हम क्या करें, आप तो बताए थे कि अगर प्रोवेट पिटिशनर है कोई और उस एक्सक्यूटर नहीं है तो पिटिशन डिसमिस हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा, तो इसको रिजेक्ट कर दें। हम कि नहीं, तो रिजेक्ट नहीं होगा, तो क्या करें। हम कहा उसमें आप लिख सकते हैं, आपको अधिकार है। तो ऑपरेटिव पोर्शन हमने फ़ोन पर डिक्टेट करा दिया कि सिंस, आप लोग भी सुनिए, अगर ऐसा सिचुएशन आएगा, अगर प्रोवेट पिटिशन फाइल हो गया गलती से और बाद में पता चलता है एट द फैक्ट एंड जजमेंट लिखने के टाइम में आपको पता चल रहा है या आर्गूमेंट के टाइम पता चल रहा है, तो आर्गूमेंट के टाइम में भी आप उसको करेक्ट करवा सकते हैं, पिटिशन फाइल करवा सकते हैं, और वो आपका इनहेरेंट पावर है। इनहेरेंट पावर हर कोर्ट को होता है, इनहेरेंट पावर हर कोर्ट को होता है। सीपीसी में 151 एक अलग है, सीआरपीसी में कोई इनहेरेंट पावर लोअर कोर्ट को नहीं है, हाई कोर्ट को 482 में है। लेकिन इम्प्लाइड ऑथोरिटी शकीरी बसु के केस में सुप्रीम कोर्ट ने 3-4 जजमेंट में कहा है कि क्रिमिनल कोर्ट में इम्प्लाइड ऑथोरिटी है, और जनरल डिसीजन है कि एवरी कोर्ट बाय वर्च्यू ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूशन हैज गॉट इनहेरेंट पावर। इवन कंज्यूमर प्रोटेक्शन कोर्ट में भी जब ये मैटर उठा था कि वो डीएफडी हो गया, डिसमिस फॉर डिफॉल्ट रेस्टोरेशन का प्रोविजन नहीं था, अब तो बहुत अमेंडमेंट हो गया, ड्रास्टिकल चेंजेज आ गया। जो ओरिजिनल एक्ट 87 का था तो उसमें कुछ प्रोविजन नहीं था, साइलेंट था, तो बहुत सा मैटर सुप्रीम कोर्ट तक गया था। उस समय जब कोई प्रोविजन नहीं था, उस समय सुप्रीम कोर्ट ने रूल आउट किया था कि नहीं, एवरी कोर्ट बाय वर्च्यू ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूशन हैज गॉट इनहेरेंट पावर। तो अगर डिसमिसल फॉर डिफॉल्ट भी कर सकता है, रिस्टोर भी कर सकता है। आपका सीपीसी के अंदर भी बहुत ऐसा पावर है जो ऑर्डर 9 रूल 4, ऑर्डर 9 रूल 9, ऑर्डर 9 रूल 13 से अगर कवर्ड नहीं है तो 151 में हो सकता है। तो इस तरह का है। तो 151 जो है स्पेशल पावर है सीपीसी में, इट इज ए सप्लीमेंट्री एंड कम्प्लीमेंट्री, ये कोई नया पावर नहीं देता। कोर्ट को जो एक्सप्रेस्ड पावर है ऑलरेडी बाय वर्च्यू ऑफ ऑर्डर एंड सेक्शन, वहां पर ये अप्लाई नहीं करेगा, जहां पर वो साइलेंट है वहां पर 151 अप्लाई करेगा, ये डिफरेंस है। तो इसलिए ये भूल जाइए, वो आपको कभी भी कराने का अधिकार है बाय वर्च्यू ऑफ ए डिजिग्नेटेड अथॉरिटी अंडर द एक्ट। अब लास्ट में जजमेंट में आप उसको लिखिएगा कि सिंस द प्रोवेट पिटिशन वाज फाइल्ड ड्यू टू इनएडवर्टेंस बिकॉज द विल डज नॉट कंटेन नेम ऑफ एनी एक्सक्यूटर nor by necessary implication it appears that the petitioner who has filed a petition for probate
is an executor of the will, so petition for grant of probate is not maintainable. However, since the matter has been detected at very belated stage, it would be proper to grant letter of administration in place of probate. सीधे आप अपने आदेश से उसको मोल्ड कर दीजिएगा। एक केस में बॉम्बे हाई कोर्ट का केस था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने किया, वो मैटर मेरे केस में भी पटना हाई कोर्ट में हमने प्लेस किया था उस जजमेंट को। उसका सहारा लेके बहुत लोग कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं। इवन हमारा जो अपोजिट पार्टी के लॉयर थे, नाउ ही इज हाई कोर्ट जज मिस्टर संदीप कुमार, उन्होंने अपोज किया था कि सर ये ऑर्डर जो है अप्लीकेबल नहीं है, ये जजमेंट अप्लीकेबल नहीं है। उसको मैंने डिस्टिंग्विश किया था, ये ऑर्डर आप लोग को पास आ जाएगा, देखिएगा। तो अब ये समझ गए कि किसी भी प्रकार से प्रोवेट और लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन टेक्निकल ग्राउंड पर अगर इस सेक्शन में नहीं है, इस सेक्शन होना चाहिए, खारिज नहीं होना चाहिए मेरिट पर। लेकिन अगर इनिशियल स्टेज में है और अभी आपका डिटेक्ट हो रहा है कि जो एक्सक्यूटर नहीं है उसने प्रोवेट के लिए फाइल किया है, और अगर वो लीगेटी नहीं है, अभी समझिए विल कितने तरह का होता है, विल हजारों किस्म का हो सकता है, उसका कोई मापदंड नहीं है, कोई यार्ड स्टिक नहीं है। आपको ये भी जानना चाहिए कि एंशियंट लॉ में इंडिया में विल नहीं था, हिंदू लॉ, ओल्ड हिंदू लॉ में विल का कंसेप्ट नहीं था, ये सब ग्रेजुअली बाहर से आया। टेस्टामेंट्री तो यूनाइटेड किंगडम में और वो लोग ब्रिटिशर्स लोग के यहाँ ये बहुत प्रिवलेंट है, और अरबियन कंट्रीज में ही था। तो उधर से जो इन्वेडर लोग आए वो लोग वसीयत लिखते थे, बहुत सा वसीयतनामा, तबलीगनामा, बेनामी, ये सब का ओरिजिनल कंसेप्ट यहाँ नहीं था। जो मिक्सड अप सोसाइटी बना, 1000 ईयर्स तक जो इन्वेडर्स लोग का राज रहा, उसमें बहुत सा चीज़ यहाँ एसिमिलेट हो गया सोसाइटी में, और कस्टमरी डेवलप कर गया। बाद में उसको स्टैट्यूटरली रिकॉग्नाइज किया गया। अब टीपी एक्ट कब बना? और टीपी एक्ट बना, टीपी एक्ट में सेक्शन 41 को इंट्रोड्यूस कर गया जो ऑस्टेंसिबल ओनर कहता है, यानी कि बेनामी के कंसेप्ट को यहाँ स्पेशली रिकॉग्नाइज किया गया। तो उसी तरह से विल का कंसेप्ट नहीं था। तो विल का मतलब है इच्छा। कोई आदमी अगर ये कहता कि हमारे मरने के बाद मेरी संपत्ति का क्या होगा, कैसे बंटवारा होगा, कौन अधिकारी होगा, ये विल है। इसलिए विल के कंटेस्ट को देखना जरूरी है। अगर ऐसा नहीं है किसी डॉक्यूमेंट में कि ये डॉक्यूमेंट मेरे मरने के बाद इफेक्टिव होगा, मेरे मरने के बाद मेरी संपत्ति का ये उत्तराधिकारी होगा, चाहे वर्ड किसी भी प्रकार का यूज हो, उससे इंटेंशन पता चलना चाहिए कि प्रॉपर्टी का जो डिवीज़न होगा या डिस्ट्रीब्यूशन होगा या वेस्टिंग ऑफ द राइट्स इन प्रॉपर्टी होगा या बेनिफिशियल इंटरेस्ट का वेस्टिंग होगा, वो सब मरने के बाद होगा। अगर ऐसा कोई डॉक्यूमेंट है तो वही डॉक्यूमेंट विल है। अगर प्रेजेंट में वेस्ट हो रहा है तो विल नहीं है, और वैसा अगर है तो उस पर प्रोवेट एले मेंटेनेबल नहीं है। तो सबसे पहला यार्ड स्टिक ये जानना चाहिए। दूसरा क्या जानना चाहिए कि प्रोवेट में अगर कोई व्यक्ति प्रोवेट के ग्रांट को ऑब्जेक्ट करना चाहता है तो स्टेट में उसको अधिकार नहीं है कि जा करके किसी सिविल सूट में जैसे कोई इंटरवेनर बनता है, ऑर्डर 1 रूल 10 अप्लाई नहीं करता, तो इसमें कोई इंटरवेनर नहीं हो सकता है। इसमें एक ही तरीका बना हुआ, उसको बोलते हैं टू लॉज ए कैविएट। अब कैविएट क्या है ये समझिए। एक कैविएट सीपीसी में है 148 कैपिटल ए में, वो कैविएट ये कैविएट दोनों फर्क है। सीपीसी के अंदर कैविएट होता है जब कोई व्यक्ति एप्रीहेंड करता है कि मेरे खिलाफ कोई व्यक्ति कोई सिविल एक्शन लेने वाला है, लाने वाला है किसी कोर्ट में, तो एडवांस वो कैविएट लॉन्च करता है कि अगर मेरे विरुद्ध कोई व्यक्ति उसका नाम पता देके कोई ऐसा केस लाए तो बगैर हमको सुने हुए कोई आदेश पारित नहीं किया जाए। ऑडी अल्टम पैट्रम लैटिन में मैक्सिम है, उसी के आधार पर कहा गया है प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस कि नो कोर्ट शैल पास एनी ऑर्डर अगेंस्ट एनी पर्सन अनलेस एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड हैज बीन गिवन टू दैट पर्सन। वही लैटिन मैक्सिम में उसको कहा गया है, उसी के आधार पर ये बनाया गया प्रिंसिपल। तो अब यहाँ पर कोई व्यक्ति अगर अपोज करना चाहता है तो उसके लिए फोरम बना हुआ है, सेक्शन बना हुआ, प्रोविजन बना हुआ है कि वो आकर के कैविएट लॉन्च करेगा। ये कैविएट का फॉर्म लास्ट में शेड्यूल है
सक्सेशन एक्ट के लास्ट में शेड्यूल है, एक लाइन का उसका फॉर्म है, उस फॉर्म में वो कैविएट देगा। और कैविएट सिर्फ फॉर्म में देने से नहीं होगा, उसको सपोर्ट करना पड़ेगा ऑन बेसिस ऑफ एफिडेविट। एक लाइन का कैविएट है, शेड्यूल नंबर 5, शेड्यूल नंबर 5 है और सेक्शन 284 सब क्लॉज 4, सेक्शन 284 सब क्लॉज 4 नोट कर लीजिए। 284 सब क्लॉज 4। हम बता रहे हैं, तुरंत समझा रहे हैं, एक मिनट। टू 284 कहता है, सुन लीजिए ध्यान से, कैविएट्स अगेंस्ट द ग्रांट ऑफ प्रोवेट और एडमिनिस्ट्रेशन में बी लॉज विथ द डिस्ट्रिक्ट जज और ए डिस्ट्रिक्ट डेलीगेट। अगर डिस्ट्रिक्ट डेलीगेट क्या है तो वहां भी लॉज होगा, जहां केस रहा। इमीडिएटली ऑन एनी कैविएट बीइंग लॉज्ड विथ एनी डिस्ट्रिक्ट डेलीगेट ही शैल सेंड कॉपी देयरऑफ टू द डिस्ट्रिक्ट जज। तो ये आपसे मतलब नहीं, अगर डिस्ट्रिक्ट जज के यहाँ हुआ लॉज तो चूंकि वो जब कैविएट हुआ, अगर कैविएट अलाउ हो जाएगा तो कंटेंसस हो जाएगा, इसलिए डिस्ट्रिक्ट डेलीगेट को ड्यूटी दे दिया गया है कि उसको रिटर्न कर देंगे डिस्ट्रिक्ट जज के यहाँ। तीसरा कहा था, इमीडिएटली ऑन ए कैविएट बीइंग एंटर्ड विद द डिस्ट्रिक्ट जज ए कॉपी देयरऑफ शैल बी गिवन टू द डिस्ट्रिक्ट डेलीगेट इफ एनी विद इन हुज जुडिक्शन इट इज अलेज। अगर डिस्ट्रिक्ट जज के होगा और केस चला गया है डेलीगेट के यहाँ तो उसको यहाँ रेफर कर देगा। alleged district whose jurisdiction it is alleged the deceased had fixed place of abode at the time of his death, and to any other judge or district judge to whom it may appear to the district judge expedient to transmit the same। और चौथा में लिखा हुआ है फॉर्म ऑफ कैविएट, द कैविएट शैल बी मेड एज नियरली एज सर्कमस्टांसेज एडमिट इन द फॉर्म सेट फोर्थ इन शेड्यूल नंबर 5। तो 284 का सेक्शन पढ़िए और शेड्यूल 5 पढ़िए। शेड्यूल 5 में एक लाइन लिखा हुआ है, लेट नथिंग बी डन इन द मैटर ऑफ द स्टेट ऑफ सो एंड सो। तो इसीलिए वो स्टेट ऊपर में रहेगा तो कैविएट उसमें लग जाएगा। अगर पिटीशन में स्टेट ऑफ सो एंड सो नहीं लिखा हुआ है तो डिफिकल्टी होगी, इसलिए यहाँ पर लिखना है स्टेट ऑफ सो एंड सो डिसीज हु डाइड ऑन इतना सच एसेट विदाउट नोटिस टू दी पिटिशनर। तो ये कैविएट समझ गए। अब यही कैविएट जो है ये समझिए कि फर्स्ट एंट्री गेट है। वन हु वांट्स टू ऑब्जेक्ट द ग्रांट हैज नो वे एक्सेप्ट टू लॉज ए कैविएट, यानी कि कोई व्यक्ति सीधे आकर के सिविल सूट के तरह वकालतनामा दे करके या पर्सनली पिटीशन फाइल करके कोई ऑब्जेक्शन दे करके अपोज नहीं कर सकता है, न कोई इंटरवेनर पिटीशन दे सकता है, न इंटरवेनर पिटीशन मेंटेनेबल है। अगर आज के तारीख में आपके यहाँ किसी केस में वैसा पिटीशन अगर है, ऑब्जेक्शन है खाली डालते हैं, हाँ ऑब्जेक्शन है, तो आप न्याय के हित में बता रहे हैं, ऐसे तुरंत आउटराइट रिजेक्ट होना चाहिए, इमीडिएट रिजेक्ट होना चाहिए। विदाउट कैविएट अगर पिटीशन है तो आप इमीडिएट रिजेक्ट कर सकते हैं। ऑब्जेक्शन दे सकते हैं, कैविएट डाल सुनिए, हाँ सुन लीजिए, तो उसको केस दाखिल होने के पहले दाखिल करना नहीं सुनिए ना, और उद्देश्य होता है नहीं। कि आपको नोटिस किया नहीं सुनिए, देखिए अभी बताए तो आप लोग कंफ्यूज कर जाते हैं। ध्यान से सुनिए, इसलिए कहते हैं ध्यान सुनिए। आपको बताया कि कैविएट जो सीपीसी में होता है इसमें दोनों में अंतर है। यहाँ पर कैविएट जो होगा वो कैविएट होगा जब प्रोवेट केस फाइल हो जाएगा तब होगा। आप, मेरा एक लेक्चर है, ज़्यादा नहीं 10 मिनट का है कैविएट के ऊपर, वीडियो जरूर सुनिएगा, आप जरूर सुनिए। क्या नाम है आपका? जितेश। कहाँ पर हैं आप? छपरा में, ठीक है, तो आप जरूर सुनिएगा। कैविएट पर ही एक लेक्चर है मेरा, वो ऑन डिमांड। कई अफसर ने हमसे कहा था कि सर इसमें क्या डिफरेंस है बताइएगा, तो हम उस पर अलग से लेक्चर लिए हैं। वो कैविएट भूल जाइए सीपीसी का। यहाँ पर कैविएट जब होगा जब आपका, इसीलिए इसमें कैविएट में लिखा हुआ है इन दी स्टेट ऑफ, कैविएट में लिखना चाहिए इन दी स्टेट, और इसलिए बताया कि पिटीशन में भी ऊपर में होना चाहिए इन दी स्टेट ऑफ सो एंड सो डिसीज। तो कैविएट ही एक एंट्री के लिए दरवाजा है ऑब्जेक्टर का। तो वो कैविएट अगर देता है तो उसका सिर्फ इतना ही पर्पस है कि उसको सुना जाए। अब कैविएट देने वाले को सिर्फ अगर एक लाइन दे देता है सुना जाए तो हवा में बहस करेगा,
तो उसको कैसे इंटाइटलमेंट है अपोज करने का था। जो कैविएट लॉज करता है उसको बोलते हैं कैविएटर, नोट कर लिए टर्म, ये अच्छा रहेगा फिर। कैविएट लॉज जो करता है उसको बोलते हैं कैविएटर। और कैविएट लॉज करने का अधिकार किसको है, उस अधिकार को बोलते हैं कैविएटेबल इंटरेस्ट। तो कोई भी व्यक्ति कैविएट आकर के जॉन हैरी टॉम कोई आकर नहीं दे सकता है, जिसको कैविटेबल इंटरेस्ट है, ये समझिए। कैविटेबल इंटरेस्ट है तो कैविएट लॉज करे, और कैविटेबल इंटरेस्ट किसको कहते हैं ये समझिए। इसको थोड़ा सा भी स्टेट है रिलीज के थोड़ा सा भी इंटरेस्ट होता हाँ। है, उसका राइट इफेक्ट होता है। हाँ, अभी समझिए, बहुत अच्छी बात है, आप समझ रहे हैं। कैविएटेबल इंटरेस्ट का 2 यार्ड स्टिक है, लिटमस टेस्ट समझिए। पहला चीज कि जिस विल के आधार पर पिटीशन फाइल किया गया है, उसी बिल से उसको भी, उसके कंटेंट से पता चलता है कि वो कैविएटर को भी कोई इंटरेस्ट आ रहा है, जो कि नॉर्मली कम होता है। ठीक है। दूसरा कैविटेबल इंटरेस्ट का उदाहरण बता रहे हैं। अगर जो व्यक्ति विल लिखा, यानी कि टेस्टेटर के मर जाने पर अगर वो इंटेस्टेट उसका होता डेथ, यानी कि बिना टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट लिखे हुए अगर वो मर जाता, विल या बिक्वेस्ट लिखे हुए मर जाता या मर जाती, फीमेल अगर है, तो उसका जो लॉ ऑफ इनहेरिटेंस है पर्सनल लॉ के हिसाब से, हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन, उसके हिसाब से जो उसका नेचुरल एयर होता उसको इंटरेस्ट पास करता। तो प्रॉपर्टी डिवॉल्व कर, हाँ, तो जिसको ऊपर डिवॉल्व करता या इनहेरिटेंस से उसके ऊपर आता, उसको भी कैविटेबल इंटरेस्ट है। क्यों कैविटेबल इंटरेस्ट है? उसको ये अधिकार है कहने का कि अगर विल नहीं रहता तो हम ही नेचुरल एयर थे, हमको मिलता। अभी विल लिखा लिया जाली फरेबी हमको डिप्राइव करने के लिए। इसलिए 2 डायरेक्ट उदाहरण है। अगर विल के अंदर वो बेनिफिशियरी है तो उसको कैविटेबल इंटरेस्ट है। अगर वो नेचुरल एयर है डिसीज टेस्टेटर का और उसको डिप्राइव किया गया है उसके लेजिटिमेट इंटरेस्ट से, तो उसको भी कैविटेबल इंटरेस्ट है। तीसरा वैसा व्यक्ति है जो कि पहले से उसके पक्ष में भी कोई विल लिखा गया हो या सेम डे उसके पक्ष में कोई लिखा हो, साइमल्टेनियसली विल लिखा गया हो, अनदर विल के थ्रू क्लेम कर रहा हो, तो उसको भी कैविटेबल इंटरेस्ट माना जाएगा। दूसरा है क्वांटम ऑफ इंटरेस्ट इज इमैटेरियल, स्लाइटेस्ट इंटरेस्ट भी है और इवन रिमोटेस्ट इंटरेस्ट भी है, तो वो भी कैविटेबल इंटरेस्ट में है। बोलिए आप, जवाब मिल गया ना? बोलता है कि हमको भी प्रॉपर्टी में हॉस्पिटल खोलने के लिए दिए ओरल, दैट वाज ओरल। सर कहते हैं कि वो जो टेस्टेटर है वो प्रॉपर्टी हमको भी दिए थे अस्पताल खोलने के लिए। ओरल, ओरल ओरल, ठीक है, तो सब क्या माना जाएगा? हाँ ठीक है। परचेजर ऑफ द प्रॉपर्टी फ्रॉम लीगल हेयर। ना, देखिए आप ज़्यादा इस पर टाइम नहीं देंगे क्योंकि आपका टी ब्रेक हो गया, उधर से इंफॉर्मेशन आ गया। और अगर आप चाय नहीं पीना चाहिए तो कंटिन्यू कर दें, पीना चाहिएगा। तो इसका जवाब सुन लीजिए। आप जजमेंट पढ़िए, बहुत इम्पोर्टेंट जजमेंट है, इंडिया का बहुत इम्पोर्टेंट एंड सेलिब्रेटेड जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का। राजेंद्र के बिरला वर्सेस RS लोढ़ा, राजेंद्र सिंह लोढ़ा, 2008 वॉल्यूम 4 SCC, 2008 वॉल्यूम 4 SCC, पेज 340 या 380 कुछ होगा, देख लीजिएगा, नाम से मिल जाएगा नेट में। इसमें आप देखिए पूरे प्रोवेट प्रोसीडिंग के प्रोसीजर को ही डील किया गया है। आप हर ऑफिसर को जजमेंट A to Z पढ़ना चाहिए। इसमें था क्या कि बिरला परिवार तो आप सब लोग जानते हैं, और लोढ़ा जो था उसका चार्टर्ड अकाउंटेंट था, पूरा प्रॉपर्टी है वो बिल करा लिया था पूरा प्रॉपर्टी बिल करा लिया था, पूरा प्रॉपर्टी बिल करा लिया था और उसमें उस फैमिली की लड़की लोग कैविएट फाइल की थी, तो कैविएट उसका रिजेक्ट हो गया था, क्या हुआ उसी में। तो कैविटेबल इंटरेस्ट पर बहुत अच्छा जजमेंट है। मेरे ख्याल से जस्टिस SB सिन्हा का होगा जजमेंट, बहुत अच्छा जजमेंट है। ऐसे बहुत सारा जजमेंट है पटना हाई कोर्ट का, वो जजमेंट भी आपको हम लिखा देंगे चाहिएगा तो
ये पढ़ लीजिएगा। आप टी ब्रेक में आप लोग जाना चाह रहे हैं ना? हाँ ठीक है, तो टी ब्रेक कर लीजिए। ऐसे गर्मी में तो चाय पीना नहीं चाहिए था। आप लोग पहले से बोलते तो छाछ का इंतजाम करवाया जाता।